ये स्क्रीन देख पा रहे हैं ना जी आप? सर, जी सर, जी बिल्कुल जी, क्लियर। ठीक है। एक मिनट इसी को ले लेते हैं। थोड़ा अभी कपिल जी मेरा हाथ बैठेगा ना धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, एक तो वो है ना ड्रॉ, आप ना एक वो है, मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग अभी रोक दो। अच्छा, तब ये चार्ट बना लो तब रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि ये तो पता नहीं आप एडिट एडिट करते हो क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको चलने दो रिकॉर्डिंग की, मेरे को इतना वो है नहीं। ठीक, नहीं क्योंकि आप चैनल पे डालते हो ना, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको कोई चैनल बात में नहीं, मैं देखो मैं पॉपुलर। चैनल पे भी इसलिए डालता हूँ कि बस सिखाने के लिए, और तो कुछ ऐसा ठीक मेरा है, पर्पस कोई है। कोई इशू नहीं, फिर तो कोई फिर दो चैलेंजेस है ना आप, एक तो ये हाउसेज ऐसे बनते हैं और ऊपर से आप कंप्यूटर पे कर रहे हो और उस पे, तो दोनों ही नई स्किल्स होंगी आपके लिए। दोनों ही नई स्किल हो गई। तो ये बेसिकली हमारा एक बर्थ चार्ट है। जी, तो फर्स्ट हाउस में जैसे मान लीजिए लियो का साइन है, हाँ जी, तो इसको हम 5 ले लेते हैं। फिर अब हमारा क्या है कि ये जो भी जब भी हम बर्थ चार्ट में मूव करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लाइक दिस। देख रहे हैं ना? जी जी, ऐसे ऐसे मूव करते हैं हम ऐसे मतलब क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे। जब भी हम बर्थ चार्ट में मूव करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। राइट, ठीक है ना? तो ये 5 है तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर ये 7, राइट, फिर ये 8 स्कॉर्पियो, फिर ये 9, फिर ये 10 कैप्रिकॉन। 9 जो है वो सेजिटेरियस होता है। फिर ये हाउस जो है ये, इसमें राशि आ जाएगी 11 नंबर। 11 मतलब एक्वेरियस, कुंभ राशि जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम आए तो ये आ गई हमारी मीन राशि, जिसे पाइसिस कहते हैं। फिर राइट, 1 एरीज, फिर ये 2 टॉरस, ये 3 जेमिनी, और ये 4 ये हमारी आ गई कैंसर। तो जब भी हमारा ये फर्स्ट हाउस है ना, ये इसको हम कहते हैं लग्न, हिंदी में कहते हैं लग्न, और वैसे इसको कहते हैं असेंडेंट इंग्लिश में। तो जो असेंडेंट है बेसिकली क्या होता है कि ये जो होराइजन में जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं
तो जो समुद्र और आकाश जहां पर मिल रहा है उसको होराइजन कहते हैं। तो उस होराइजन जिसको हम क्षितिज भी कहते हैं, क्षितिज, तो उस क्षितिज में जो हमारी राशि उदय उदय हो रही होती है, जो राशि राइज हो रही होती है, जो भी साइन राइज हो रहा होता है उसको हम असेंडेंट कहते हैं। और जैसे ये है, ये साइन जो है ये असेंडेंट है, ये वाला, ये फर्स्ट जो साइन है बर्थ चार्ट में, इसको असेंडेंट कहते हैं, लग्न। तो ये साइन उस समय राइज हो रहा था जब आप पैदा हुए। जब भी कोई इंसान पैदा होता है उस समय होराइजन में जो साइन राइज हो रहा होता है उसी को हम असेंडेंट लेते हैं। तो जैसे इस आदमी का जिसकी ये बर्थ चार्ट है, वो 5 नंबर लियो का जो साइन था वो राइज हो रहा था, इसलिए हमने इसको लियो को हमने असेंडेंट लिया। और जब लियो यहाँ आ गया तो ऑटोमेटिकली 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। जी जी। तो अगर ये लियो राशि है तो ये ऑटोमेटिकली स्कॉर्पियो राशि हो जाएगी, ये सेगिटेरियस हो जाएगी, ये कैप्रिकॉन हो जाएगी, ये एक्वेरियस हो जाएगी, ये पाइसिस हो जाएगी। तो नंबर वैसे ही चलते हैं, कोई हम स्किप नहीं करते, नंबर बिल्कुल वैसे गिनती के हिसाब से हम एंटी क्लॉकवाइज डाल देते हैं। लेकिन हमें पहली राशि वो निकालनी होती है कि उस समय लग्न कौन सा राइज कर रहा था। जब वो निकल आती है राशि तो उसके बाद जो है हम ऐसे ऑटोमेटिकली सारे नंबर, सारी साइंस डिसाइड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाउस है इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। ये हाउसेस जो है ना, ये मैं रोमन उसमें लिख रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। ये फर्स्ट हाउस है, ऐसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना। ये हमारा सेकंड हाउस है, उसके बाद ये थर्ड हाउस हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ हाउस, ये हो गया हमारा फिफ्थ हाउस, ये हो गया हमारा सिक्स्थ हाउस, ये है सेवंथ हाउस, उसके बाद इसे कहते हैं एट्थ हाउस, उसके बाद ये आ गया हमारा नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, और ये हो गया हमारा ट्वेल्थ हाउस। तो हमारे साइंस भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं और ऐसे ही हमारे हाउसेस भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि असेंडेंट में कभी तो 5 राशि होगी, अगर कोई और इंसान पैदा हुआ उसका हो सकता है कि असेंडेंट में 2 टॉरस राशि हो, टॉरस साइन हो, किसी और का हो सकता है एक्वेरियस साइन हो। तो ये जो नंबर हैं 5, 2, 11, ये मतलब ये नंबर जो है ना ये वेरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ 7 की जगह हो सकता है 9 हो किसी की बर्थ चार्ट में, तो यहाँ 10 की जगह हो सकता है किसी की बर्थ चार्ट में 8 हो, 8 नंबर हो। तो राशि हमारी वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो ये हाउसेज हैं, ये जो हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस यही होगा, सेकंड हाउस यही होगा, थर्ड हाउस यही होगा, फोर्थ यही होगा, फिफ्थ यही होगा, सिक्स्थ यही होगा। मतलब किसी के भी बर्थ चार्ट में जो ये हाउसेज होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये वैरी नहीं कर सकते। और जनरली ये हाउसेस लिखे नहीं होते, जनरली क्या लिखा होता है, ये राशि का नंबर लिखा होता है, साइन का नंबर लिखा होता है, और प्लैनेट्स लिखे होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ जुपिटर हो सकता है किसी का, तो यहाँ किसी का हो सकता है, इसी आदमी का सपोज मान लो कि स्कॉर्पियो में जब ये पैदा हुआ उस समय स्कॉर्पियो में मार्स चल रहा था, मार्स प्लैनेट था स्कॉर्पियो साइन में, तो हम मार्स लिख देंगे स्कॉर्पियो में। और मान लो इसके ये एक्वेरियस में उस समय मून था,
तो हम यहाँ मून लिख देंगे। और ऐसे ही बाकी, जैसे मान लो यहाँ पे उस समय जो था मरकरी था, तो यहाँ हम मरकरी लिख देंगे। और यही मान लो स्कॉर्पियो में ही उस समय सैटर्न भी था, तो यहाँ सैटर्न लिख देंगे। और उस समय देखेंगे टॉरस में कोई था प्लेनेट, अगर नहीं था तो उसको खाली छोड़ देंगे। एरीज में देखेंगे कोई प्लेनेट था उस समय जब वो पैदा हुआ था, तो एरीज में मान लो उस समय वीनस था, तो हम यहाँ वीनस लिख देंगे। और ऐसे देखेंगे कि पाइसिस में कोई प्लेनेट था, मान लो उस समय राहु था पाइसिस में, तो राहु लिख देंगे। और ये होता है कि जहां राहु होता है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट केतु होता है। मतलब अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। ये केतु है। तो अभी तो अभी क्या है कि हमारे हो गया जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मून, 1 2 सन रह गया ना। सन मान लो यहाँ था उस समय टॉरस में, तो हम सन यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स पूरे हो गए। तो ये क्या होता है कि यहाँ तो प्लैनेट्स लिखे होते हैं, यहाँ साइन लिखे, मतलब यहाँ क्या, मतलब प्लैनेट्स और साइन दोनों ही लिखे होते हैं, लेकिन ये हाउस नंबर नहीं लिखा होता। हाउस नंबर इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि हाउस नंबर तो फिक्स्ड है किसी के भी बर्थ चार्ट में। तो ये एस्ट्रोलॉजर को खुद ही याद हो जाता है कि कोई भी बर्थ चार्ट हो उसमें फर्स्ट हाउस यही माना जाएगा, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, नाइन्थ ये, टेंथ ये, 11th ये, 12th ये, क्योंकि ये फिक्स्ड है इसलिए ये। हाँ जी, मैं इससे कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि सबको प्लॉट एक जैसा मिला है। अब उसके ऊपर इमारत जो खड़ी होती है वो इंडिविजुअल के हिसाब से होगी। जी 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 बिल्कुल। तो ये हाउसेस जो है ना ये फिक्स्ड होते हैं। ये कोई भी बर्थ चार्ट है, चाहे वो किसी देश के प्रेसिडेंट का बर्थ चार्ट है, या उसी देश के किसी पियोन का बर्थ चार्ट है, या किसी गरीब आदमी का बर्थ चार्ट है, सब में जो हाउसेस हैं, हाउसेस यही लिए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये यही हाउसेस माने जाएंगे। फर्स्ट हाउस जो है वो पहला खाना, ये जो है यही फर्स्ट हाउस माना जाएगा। और इसी से फिर एंटी क्लॉकवाइज सारे हाउसेस आ जाएंगे। जैसे कि आपको 10th हाउस पता करना, 10th हाउस कहाँ है, तो फर्स्ट इसको लेके आप गिनती शुरू कर दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो 10th ही आ गया, ये वाला, ये 10th आ गया। तो कोई भी हाउस इस हाउस से पता चल जाता है, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और जो है कि मतलब सब्सिक्वेंट नंबर्स हम लेने हैं हमने। तो ये है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हाउसेस होते हैं, और ये हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउसेस से हर एक हाउस का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। जैसे ये प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स का सन का आपको पता होगा, जैसे आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो सन का आप जानते हो कि क्या सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन जैसे सन पिता को रिप्रेजेंट करता है, फादर को, गवर्नमेंट को। अब आपके जहां आप काम करते हो उसके आपके बॉस को सन रिप्रेजेंट करता है, और कई चीजों को सन रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जुपिटर कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वीनस कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ये जो हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये हमारे लाइफ की कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है अब ये लाइफ के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब एस्पेक्ट्स आपको ये पता होंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे कि ये जुपिटर है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि आपने जैसे बताया था कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को और ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर है, जुपिटर धार्मिक ग्रह होता है। तो जुपिटर धार्मिक होता है और बहुत विजडम वाला ग्रह होता है, प्लेनेट होता है। तो अगर जुपिटर यहाँ फर्स्ट हाउस में है तो इसका मतलब ये है कि एक तो
जुपिटर की वजह से ये थोड़ा मोटा चबी चबी पर्सनैलिटी होगा, थोड़ा मोटा होगा इंसान, क्योंकि इसका शरीर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लेनेट है। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में शो कर रहा है कि ये विजडम वाला इंसान है, बहुत वाइज है और थोड़ा धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, और साथ में थोड़ा चबी, इसकी बॉडी चबी होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये हम जो है कोरिलेट कर सकते हैं साइन की प्रॉपर्टीज, प्लैनेट की प्रॉपर्टीज और हाउस की प्रॉपर्टीज। इन तीनों को हम जब आपस में कोरिलेट करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो हम बता सकते हैं फिर आगे किसी को कि आपका ये बॉडी इस या इस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी ऐसी हो सकती है। तो अब हमने क्या देखना है कि हमने हर एक हाउस का, अब हम एस्पेक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप चाहे लिखना शुरू कर देना कि मैं सबसे पहले फर्स्ट हाउस के बताता हूँ कि फर्स्ट हाउस हमारी लाइफ में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा नेचर कैसा होगा, हमारा इन्नेट नेचर और हमारी स्टेट ऑफ हेल्थ, हमारी वाइटैलिटी और हमारी पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब हम कैसे दिखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है और थोड़ा हमारा रेप्यूटेशन और स्टेटस भी थोड़ा दिखाता है ये। लेकिन इससे ज़्यादा फर्स्ट हाउस से ज़्यादा जो हमारा 10th हाउस है वो हमारे रेप्यूटेशन और स्टेटस ज़्यादा दिखाता है। हमारी कॉम्प्लेक्शन कैसी होगी, मतलब कॉम्प्लेक्शन मतलब हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, वो फर्स्ट हाउस दिखाता है। जैसे कि ये जुपिटर है, जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है तो जुपिटर गेहुआ रंग दिखाता है कि बॉडी में, मतलब जो ये इंसान होगा उसके स्किन का जो रंग होगा, कॉम्प्लेक्शन जो होगी वो गेहुआ कलर की हो सकती है। गेहुआ मतलब जैसे जुपिटर व्हीटिश, का तो कलर येलो येलोश व्हीटिश, होता है ना। व्हीटिश जैसे हाँ व्हीट, ब्रिटिश। व्हीट का कलर होता है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, गेहूं का जो कलर होता है। मैं जस्ट कोरिलेट करना चाह रहा था कि जैसे जुपिटर का नॉर्मल रंग तो येलो पीला मांगते हैं ना, जी तो जी क्या जो कम्प्लेक्शन है वो, जैसे अगर यहाँ पे मरकरी होगा, जी मरकरी का जो रंग होता है शायद ग्रीन होता है, जी हाँ तो क्या बिल्कुल। वो वही रिप्रेजेंट उस तरह का ही ग्रीनिश बंदे का ग्रीनिश होगा, या ऐसा कुछ है? मतलब जस्ट थिंकिंग नहीं, अलाउड। हाँ वो उसमें क्या है कि जैसे आप अगर जैसे कि रंग बिल्कुल वैसा नहीं होगा, जैसे जैसे जुपिटर का आप कह रहे हैं ना येलो है और मरकरी का ग्रीन होता है, तो ये अब उसमें थोड़ा एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि देश, काल और पात्र। मतलब उसमें देश का मतलब कि कंट्री, काल का मतलब टाइम, किस टाइम में हम, किस टाइम से हम जा रहे हैं, और पात्र मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उस। तो अगर हम कोई अफ्रीका में हुआ है और उसमें मान लीजिए वीनस है फर्स्ट हाउस में, तो वीनस का कलर, या मून है तो मून का कलर वाइट होता है, लेकिन वो हुआ साउथ अफ्रीका में है, तो हम ये तो नहीं उसे कह सकते कि भाई ये दूध जैसा वाइट होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन बट हम ये कह सकते हैं कि बाकियों के मुकाबले कंपैरेटिवली अदर्स साउथ अफ्रीकन, उसका रंग काफी साफ होगा, ये हम ये कह सकते हैं। राइट। जी। तो इसमें ना हमें ये चीज देखनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी में। अब जैसे कि पुराने काल का मतलब ये है कि एक तो देश मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में हुआ है तो कैसा होगा, और काल का मतलब होता है टाइम, कौन सी टाइम से हम जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि वीनस है, वीनस रिप्रेजेंट करता है हाथी को, अगर हम पुराने जमाने में देखें तो हाथी, तो जो हम उस समय कह सकते थे कि भाई ये इंसान, वीनस अगर फोर्थ हाउस में है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इंसान जो है हाथी की सवारी करेगा। लेकिन आजकल तो वो हाथी की सवारी नहीं करेगा ना। इस टाइम में तो हम ये कहेंगे कि वीनस की वजह से इसको अच्छी 4 पहिए वाली गाड़ी मिल सकती है, इसको राइट। कार मिल सकती है, ये कार की सवारी करेगा। तो ये काल होता है। फिर पात्र होता है, पात्र का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का बर्थ चार्ट शो कर रहा है कि ये, इसकी शादी होनी चाहिए,
लेकिन वो इंसान 50 ईयर्स का है, तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी शादी होने वाली है, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम ये देखते हैं कि उस इंसान की मैरिजेबल एज है भी कि नहीं है। वो इंडिविजुअल की मैरिजेबल एज है, तभी हम उसे कहेंगे कि भाई तुम्हारी मान लो वो अगर 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है और आपको बर्थ चार्ट में दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसका शादी होने का योग है, इस शादी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तभी आप उसको कहोगे कि आपकी शादी हो सकती है। लेकिन अगर कोई 50 ईयर्स की एज का है और शादी का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी होगी इस साल इस उम्र में, क्योंकि वो फिर वो पात्र नहीं है। पात्र का मतलब ये है कि वो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, एलिजिबल होना चाहिए, जिसकी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल समझ लीजिए अनपढ़ है और आपको राजयोग दिखाई दे रहा है उसकी कुंडली में, राजयोग मतलब कि हाई कॉम्बिनेशन, हाई सक्सेस वेल्थ का, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप जो है कलेक्टर की पोस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अनपढ़ है बिल्कुल। तो आपको ये देखना पड़ेगा तो कि वो क्या, उसकी एलिजिबिलिटी, सूटेबिलिटी क्या, उसके हिसाब से आप जो भी प्रिडिक्ट करेंगे वो आपको, तो देश काल और पत्र आपको देखना पड़ेगा। तो अब जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में ब्रेन, ब्रेन हमारा दिमाग जो है वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। हमारा दिमाग तेज है, कैसा है। हेयर, हमारे जो बाल हैं उनका रंग, और इसी तरीके से हमारा हेल्थ तो दिखाता ही है। और इसके अलावा एनर्जी हमारी, कितने हम कितने एक्टिव हैं। तो हम कितने एक्टिव हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मार्स है, अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है तो मार्स किस चीज का प्लेनेट होता है? मार्स जो है वो एक्टिविटी का प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है, वाइटैलिटी का प्लेनेट है, क्योंकि मार्स जो है, मार्स बहुत एक्टिव प्लेनेट है, एक्शन का प्लेनेट है। तो इसलिए मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है, एंगर का प्लेनेट है, एग्रेसिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्स जो है फर्स्ट हाउस में है, इसका मतलब ये इंसान की पर्सनैलिटी अग्रेसिव हो सकती है और बहुत एक्टिव हो सकता है, हर एक काम को सबसे पहले करने वाला इंसान हो सकता है। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं? सेकंड हाउस एक तो रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, पैसे को, वेल्थ, पैसा यानी कैश। पैसे में, वेल्थ में जो आता है ना, वेल्थ का मतलब होता है कि कैश, धन, जो लिक्विड मनी है, लिक्विड मनी को ये सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और हमारी जो है सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी को, मतलब, और हमारे फेस को, हमारी वाणी को, फेस, फेस में जो, फेस में सब कुछ आ जाता है, नोज, थ्रोट, माउथ, टंग, टीथ एंड आईज। आईज, आईज में जो है ना, इसको राइट आईज को जो है राइट आई रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो है वो राइट आई रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के राइट में। तो इसके अलावा जो हमारे माउथ तो आ ही गया, हमारा जो सेकंड हाउस है वो हमारी फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। फूड हैबिट्स मतलब कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो शराब ज्यादा पीते हैं, या कुछ तंबाकू ज्यादा खाते हैं, या ड्रगिस्ट, ड्रग भी लेते हैं, कुछ लोग ड्रग्स भी यूज करते हैं। तो अगर तो यहाँ अच्छे ग्रह, अच्छे प्लेनेट हैं सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में अगर अच्छे प्लेनेट हैं तो हमारी फूड हैबिट्स अच्छी होंगी। अगर किसी फीमेल के, हाउसवाइफ के सेकंड हाउस में गुड प्लैनेट्स हैं, तो वो ये शो करता है कि ये लेडी जो है अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे खाने बना के उनको खिलाना चाहती है। मतलब वो अच्छे अच्छे खाने बना के वो अपने फैमिली को खिलाएगी, मतलब नए नए तरीके के खाने बना के खिलाएगी।
और ये जो है हमारी जो पेरेंटल फैमिली जो है, सेकंड हाउस जो है पेरेंटल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। पेरेंटल फैमिली मतलब जो हमारे पेरेंट्स वगैरह पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटल फैमिली। ये फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी अपनी फैमिली, मतलब आपकी वाइफ और बच्चे, ये फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी पेरेंटल फैमिली, जहां बचपन आपका निकला, आपके माता पिता के साथ जो बचपन आपका बीता, वो आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड हाउस चाइल्डहुड को भी रिप्रेजेंट करता है कि जब आप छोटे थे तो आपका बचपन कैसे निकला, वो भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिर जो थर्ड हाउस है, ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई। सर सर हाँ जी। सर एक रिक्वेस्ट, जी जी। जैसे अब इस जो आपने अभी चार्ट बनाया है इसमें जुपिटर तो फर्स्ट हाउस में डाला, हाँ जी। लेकिन अब 6, क्योंकि प्लैनेट तो सिर्फ 9 होते हैं, तो हाँ कुछ हाउस खाली रह जाएंगे, तो बिल्कुल। वो कैसे देखें? वो कैसे देखें? अब जैसे ये सेकंड हाउस है और नंबर 6 है, मतलब हाँ राशि जो है 6 राशि है, तो अब हाँ। इसको कैसे देखेंगे? ये थोड़ा क्लियर करें। जैसे कि इसमें केतु है, केतु है ना, ये हाँ जी, अच्छा, ऊपर के के केतु है। ई केतु हाँ है। केतु है। और ये हाँ। वर्गो वर्गो राशि दिखा रहा है, और सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस का मतलब ये कि केतु यहाँ पे होने से, केतु क्या होता है कि केतु एक तो पहली बात कि ये थोड़ा वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन ये उसमें गिना जाता है कि थोड़ा प्लैनेट्स जो नेगेटिव प्लैनेट में गिना जाता है केतु। राहु केतु जो है एक ही जो है, राहु और केतु जो है ये एक ही ड्रैगन था पहले, एक ड्रैगन मतलब सरपेंट था, सांप था, उसका जो मुंह है वो राहु माना जाता है और जो उसकी पूंछ है वो केतु माना गया है। तो ये ड्रैगन प्लैनेट थे बेसिकली। तो ये केतु जो है ये सेकंड हाउस में, तो ऑब्वियसली इस आदमी का, क्योंकि बैड प्लैनेट है यहाँ पर, तो फूड हैबिट्स इसकी हो सकता है अच्छी ना हो। और राहु भी इसको देख रहा है, तो इसकी जो खाने पीने की आदतें, हो सकता है ये थोड़ा अल्कोहलिक हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है। और इसकी जो बोलने की मतलब जो कह सकते हो कि थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है इसकी। हम्म। हाँ ये है कि ये थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है अगर अच्छे ग्रह होंगे। और हो सकता है इसकी थोड़ी वाणी जो है, उसकी आवाज, वॉइस में थोड़ी वो हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा साफ आवाज नहीं होगी, थोड़ी कर्कश कर्कश वाणी जिसे कहते हैं वो हो सकती है, थोड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है, थोड़ी इसकी वाणी ऐसी हो सकती है कि वो लोगों को चुभने वाली, ये हो सकती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, ये देखने पड़ते हैं। तो अभी तो खैर मैं आपको एक ही बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत चीजें देखनी। अब जैसे आपने कहा कि कोई हाउस है जिसमें कि कोई प्लैनेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट खत्म हो गया, या वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, या कुछ वो हमारी लाइफ में है नहीं, या उसका कुछ इफेक्ट नहीं है हमारी लाइफ में। ऑब्वियसली इफेक्ट थोड़ा कम है, लेकिन होगा जरूर। ठीक। तो जैसे कि थर्ड हाउस मान लो कि जैसे कि इसमें फिफ्थ हाउस खाली है, ये फिफ्थ हाउस जो है ना ये खाली है, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फिफ्थ हाउस खाली है तो उस इंसान के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इससे ये शो करता है कि उसका जो उस वो जो हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है जो खाली है, उसका हमारी लाइफ में इतना इफेक्ट नहीं है, या हम उस एस्पेक्ट को इतना वैल्यू नहीं देते अपनी लाइफ में। ये शो करता है। अगर कोई जिस भी हाउस में प्लैनेट्स ज्यादा है, मान लीजिए जैसे फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में 2 प्लैनेट्स हैं, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इस हाउस की जो चीजें हैं, इस हाउस की जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं इस हाउस को, वो चीजें हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। तो फोर्थ हाउस, जैसे अभी फोर्थ हाउस में आएंगे कि फोर्थ हाउस को क्या चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, पहले हम थर्ड हाउस का देख लेते हैं। थर्ड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस जो है ये हमारे यंगर ब्रदर और सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो हमारी मेमोरी को
भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा हमारी जो शॉर्ट जर्नीज होती हैं, शॉर्ट जर्नीज, ये 9th हाउस जो है ये लॉन्ग जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस जो है ये शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है। कि मतलब जैसे कि आप किसी सिटी में रहते हैं तो रोज का जो आना जाना होता है ऑफिस में, ऑफिस को जो ऑफिस जाने के लिए जो आप जर्नीज रोज की करते हैं, मतलब आसपास की या आसपास के शहरों की, जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आसपास के जो शहर हैं हो गए, छोटे मोटे टाउन हो गए, जैसे नोएडा, गुड़गांव, ऐसे जो हैं, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, नॉन कैपिटल रीजन जो होता है, उसमें जो आपकी शॉर्ट जर्नीज होती हैं, मतलब आना जाना रोज का जो ऑफिस वगैरह में, तो ये शॉर्ट जर्नीज जो है ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। इसके अलावा जो ये थर्ड हाउस जो उपदेश देने को भी रिप्रेजेंट करता है। उपदेश देने का मतलब ये है कि हम जो लोग जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, थर्ड हाउस है ना, तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जैसे इस चार्ट में ये मरकरी है, और मरकरी भी कम्युनिकेशन है, मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड हाउस भी कंपनी के कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मरकरी भी इसमें है, तो ये बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, अपनी बात लोगों के सामने बहुत अच्छा रख देता है, और लोगों के साथ बातें करके ये उनका दिल जीत लेता है। तो ये थर्ड हाउस का हो गया। इसके अलावा थर्ड हाउस में राइटिंग एबिलिटी भी होती है। राइटिंग मतलब जैसे कि किताबें लिखना या कोई कुछ भी राइटिंग, पब्लिशिंग, राइटिंग वगैरह जो है, ये इसमें थर्ड हाउस में आता है। इसके अलावा थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स, आर्म्स और हमारे नेक रीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस में अगर कोई मतलब थर्ड हाउस में अगर सैटर्न हो, तो सैटर्न अगर थर्ड हाउस में हो तो ये, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा करेज का भी होता है। थर्ड हाउस मतलब हम हमारे में कितना करेज है, हम कितना एफर्ट्स पुट करते हैं, एफर्ट्स को भी जो है वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सैटर्न हो तो ऑब्वियसली मैंने ये देखा कि सैटर्न होने से, अगर थर्ड हाउस में सैटर्न हो तो ये इंसान पक्का बिजनेस जाएगा, क्योंकि वो एफर्ट्स करता है। वो ये कई बार चार्ट में मैंने देखा कि अगर सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो जो जिसकी भी वो कुंडली होती है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जरूर जाता है, बिजनेस में जरूर जाता है। और थर्ड हाउस हमारे नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पड़ोसी, पड़ोसियों के साथ हमारी कैसी रिलेशनशिप रहेंगी, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ हमारी कैसी रिलेशनशिप रहेगी, वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट्स को भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और सर मेरे ख्याल से अभी कट जाएगा 40 मिनट, तो आप कंटिन्यू करेंगे या यहीं छोड़ दें, थर्ड तक ही करें? हाँ, मेरे हिसाब से अभी थर्ड तक करते हैं। आप क्या चाहते ठीक। हैं? अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू तो मैं कर लेता हूँ। नहीं 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 हाँ नहीं, मैं भी यही चाह रहा था कि 40 मिनट हो जाएंगे तो दोबारा लॉग इन नहीं करते। थर्ड तो ठीक है। कंप्लीट हो ही गया ना? हाँ, थर्ड कंप्लीट हो गया, तो अगर नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम फोर्थ हाउस से फिर शुरू करेंगे। कंटिन्यू। ठीक है। फोर्थ हाउस से जो है हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ठीक थर्ड है। हाउस अभी जब तक नहीं कटता तब तक मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको। हाँ जी, बता दीजिए, बस यही मैंने पॉइंट। तो थर्ड हाउस में जो है हमारा मेमोरी तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसके अलावा जो हमारा नेक रीजन जो है वो भी थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। हमारे हैंड्स और शोल्डर्स और आर्म्स भी थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है ना, हमारा जो ससुर होते हैं, जो हमारे फादर इन लॉ, वो भी ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हाउस। इसके अलावा ना आप थोड़ा, जैसे कोई बुक आपको अगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की है आपके पास, या थोड़ा गूगल में सर्च करके आप इन हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं। एक मैंने
ग्रुप में भी एक डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं फिगर। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ सर साथ साथ। जी। तो बुक सर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वो एक ही